दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है जिसके अंदर उन्होंने बात करी है कि जो ईडी के डायरेक्टर हैं उनका टेन्योर 15 सितंबर तक एक्सटेंड किया जाए। अब देखो, डेली बेसिस के ऊपर ईडी के ऊपर डिस्कशन हो गया, यहाँ पर आप सीबीआई भी देख सकते हो, सीबीआई के ऊपर भी डिस्कशन है। तो थोड़ा आखिर समझ लेते हैं कि आखिर ईडी सीबीआई ये है क्या। सबसे पहले मैं ईडी के बारे में समझाता हूँ। ईडी क्या है? हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है सर। हमें यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्या समझना है इसके रिगार्डिंग? हमें ये समझना है कि आखिर इसका काम क्या है। तो हमारी ना कंट्री की ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है सर? ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। दरअसल में होता क्या है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, मतलब 6 डिपार्टमेंट अराउंड आई थिंक है। उसमें एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये काम करती है। ठीक है। अब हुआ क्या था ना, पहले इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट होता था, पर बाद में हमने इसका नाम चेंज कर दिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया। आप सभी जैसे सुनते होंगे ना मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे रोकने के लिए हमारे पास एक एक्ट है। उसका नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। समझ गए ना? मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये है। तो ईडी इसको इन्फोर्स करता है। उसी तरह से एक फेमा करके लॉ है, जहां पर हम क्या देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये सारे अलग अलग काम ना, ये कौन करता है? ये ईडी के अंतर्गत ही आते हैं। सर ईडी, चलो थोड़ा समझ आ गया कि काम क्या होता है। आप देखते होंगे ना कि अलग अलग जो रेड्स करी जाती है इनके द्वारा, बेसिकली वो यही चीज़ है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह ही काम करने का ही तरीका है उसका। आगे समझ, थोड़ा और समझेंगे, डोंट वरी। इसी तरह से एक होता है हमारा सीबीआई। अब सर सीबीआई क्या है? अब सीबीआई आप नोटिस करना, ये भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ पर सीबीआई के अंदर ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है सर? इसके अंतर्गत भी आप देखते हो ना कि अलग अलग जो भी कई बार कुछ केसेस होते हैं उनको सीबीआई टेकअप करता है एंड उनको फिर सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है ना? तो ये काम रहते हैं। अब हुआ क्या था ना, इसको बनाया गया था सीबीआई को 1963 के अंदर। उस टाइम के अंदर ना हमारे एक कमेटी बनी थी, संथनम कमेटी। आप लोगों में से जिसने एथिक्स पढ़ लिया है ना, उन्होंने इस कमेटी के बारे में पढ़ा होगा। तो 1962 के अराउंड ये कमेटी बनी। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ऐसी हमारे पास एक बॉडी होनी चाहिए बेसिकली करप्शन को रोकने के लिए। तो सीबीआई को बनाया गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीबीआई को देखो, जो पावर्स आती है ना, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट से आती हैं, 1946 का जो है। पर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यही है हमारी कंट्री की। ठीक है। और सर कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? क्या होम मिनिस्ट्री है? नहीं। ध्यान रखना है, आज के टाइम के ऊपर ना जो मिनिस्ट्री है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। जब बनाया गया था उस टाइम होम अफेयर्स ने बनाया था रेजोल्यूशन के थ्रू, पर आज के टाइम के ऊपर कंट्रोल क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। तो ये बात आपको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। आई होप आप सीबीआई और जो हमारा ईडी है इसके बीच का फर्क समझ गए होंगे। ठीक है सर, फर्क समझ आ गया। अब आपने दोनों पर्टिकुलर चीजों का पढ़ा दिया। अब समझो कि आखिर मैं इनको बता क्यों रहा हूँ। देखो हुआ पता क्या था, सीबीआई हो गया या ईडी हो गया, इन दोनों के जो चीफ कह लो या डायरेक्टर कह लो, इनकी ना जो टेन्योर होता था, जो टाइम पीरियड होता था इनका, वो 2 साल का होता था। ठीक है। फिर हमारी सरकार ने ना एक संशोधन लेकर आए, ऑर्डिनेंस लेके आए पहले तो, कि हाँ हम इसको चेंज करेंगे। तो इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने बोला कि हाँ इनका जो टेन्योर है 2 साल है, पर इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं एक एक साल करके, टोटल 3 साल के लिए। बेसिकली कहने का मतलब 2+3 हो सकता है। मतलब पहले ये 3 वाला क्या होगा, पहले 1 साल के लिए एक्सटेंशन होगा, फिर 1 साल के लिए एक्सटेंशन होगा, फिर होगा 1 साल के लिए। इस तरह से 3 एनुअल एक्सटेंशन या उनको दिए जा सकते हैं। तो टोटल मतलब कोई बंदा 5 साल के लिए काम कर सकता है। 2 साल तो वैसे करेगा ही करेगा, उसके बाद एक एक साल की 3 एक्सटेंशन इनको मिल सकती हैं। ठीक है। तो ये दोनों के लिए था, फॉर सीबीआई के लिए भी, ईडी के लिए भी। सीबीआई के लिए क्या किया गया? सीबीआई के लिए चेंज लेकर आए किसके अंदर? हम लेकर आए चेंज, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट था इसके अंतर्गत चेंज लेकर आए। ठीक है। ईडी के लिए किसके अंदर से चेंज लेकर आए? ये लेकर आए हम सीबीसी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के अंतर्गत हम चेंज लेकर आए, एंड उसके बेस के ऊपर हमने एक्सटेंशन की कोशिश करी। फिर पता क्या हुआ, ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि क्या ऐसे कर सकते हैं ये एक्सटेंशन? क्या ईडी को जो चीफ था, जो ईडी के डायरेक्टर थे, उनको बार बार एक्सटेंड किया जा रहा था? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ एक्सटेंशन किए जा सकते हैं, एक्सटेंशन में कोई गलती नहीं है, एक्सटेंशन आप आराम से कर सकते हो। पर पता क्या हो रहा था, हम जो हमारी सरकार थी, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो आर्बिट्ररी मैनर के अंदर इसको ना एक्सटेंड करे जा रही थी।
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप एक्सटेंशन दे सकते हो, पर उस एक्सटेंशन का ना एक तरीका होना चाहिए। सर वो तरीका क्या होता है? देखो यहाँ पर ना एक प्रॉपर कमेटी बने, वो कमेटी अकॉर्डिंगली रिकमेंड करे कि हाँ हम इस बंदे को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, फिर उसको लिखे, उसको राइटिंग में लिखे कि हाँ हम क्यों देना चाहते हैं, कैसे ये पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करेगा, तब जाके उसको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। आई बात समझ में? तो सीबीआई ने बोला कि हाँ, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक्सटेंशन दे सकते हो, पर सही तरीके से और पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीज होनी चाहिए, एक कमेटी के फॉर्मेशन के माध्यम से। तो इस तरह से क्या हुआ ना, हमारे जो ईडी डायरेक्टर थे, ठीक है, संजय कुमार मिश्रा जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया इनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनको जो एक्सटेंशन दिया जा रहा था वो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा था। तो उनकी आखिरी डेट थी 31 जुलाई, जब उनको अपना ऑफिस छोड़ना था। पर हमारी गवर्नमेंट गई, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने बोला कि सर हमें एक्सटेंशन दे दीजिए इनको, और ताकि ना हमारी FATF की एक मीटिंग होने वाली है, उसका उसका रिव्यू होने वाला है, तो हम उस रिव्यू में अच्छे से काम कर पाएं, तो प्लीज इनको एक्सटेंशन दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना इनको 15 सितंबर तक एक्सटेंशन तो दे दी, पर साथ में ही ना जो हमारे ईडी को बहुत हैवीली क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने बोला कि यार आप तो ऐसा पिक्चर दिखा रही हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप तो ऐसा बात कर रहे हो कि आपके डिपार्टमेंट में इन भाई साहब को छोड़कर और कोई पर्सन ही नहीं है जो कि एक तरह से ढंग का काम कर पाए। आप बार बार उसकी एक्सटेंशन लेते जा रहे हो, तो ये काफी खराब सिचुएशन दिखाता है कि आपके पूरे डिपार्टमेंट के अंदर कोई इनके अलावा कोई ढंग का बंदा ही नहीं है। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, तो 15 सितंबर तक इनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, पर उसके बाद कोई भी एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आई होप आप सीबीआई का मुद्दा हो गया, ईडी का मुद्दा हो गया, ये सारे मुद्दे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है 28 जुलाई एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। कल देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने उसका सही आंसर दिया था। मैं अभी एट द एंड ऑफ द लेक्चर डिस्कस भी कर लूंगा। एक ये क्वेश्चन भी आज का आपका होमवर्क रहेगा, इसको भी नीचे कमेंट्स में कहना। ठीक है, देखो मैं एक्चुअली में कमेंट करने के लिए पता क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरे और आपके बीच में जो कॉन्वर्सेशन का माध्यम है वो बेसिकली कमेंट ही है। मैं तो वीडियो बना देता हूँ, पर मुझे कैसे पता लगेगा आप लोग पढ़ रहे हो या फिर आप लोग कितना परफॉर्म कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं कमेंट्स के माध्यम से ना एक इंटरेक्टिव मैनर बना रहता है। तो प्लीज इसलिए ना डेफिनेटली आप इन सभी चीजों का भी ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है छोटी सी और आपके लिए, एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है 30 जुलाई को। ठीक है, तो इसको वेट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा। 30 जुलाई को आप डेफिनेटली यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे चलते हैं, एक डिस्कशन कर लेते हैं नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में। समझते हैं, पहले मैं थोड़ा आपको ना मैं कोल के बारे में बता देता हूँ कि आखिर कोल क्या चीज़ है। कोल के बारे में जानते तो होंगे आप, बट आप जानते हो कि हमारे पावर रिजर्व्स को मीट करने के लिए, एनर्जी के लिए कोल की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कोल को कौन मैनेज करता है, कौन सी मिनिस्ट्री है? इसके लिए ना हमारे पास एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है, और दुनिया में ना इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। समझ पा रहे हो? दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट। तो सर टॉप पे कौन है? टॉप में है चाइना। ठीक है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, फिर उसके बाद यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब, यूएस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे आ जाते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, इंडिया दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोल का। पर प्रोड्यूसर भले ही हम दूसरे बड़े हैं, पर तब भी ना हमें बहुत सारा कोल इंपोर्ट करवाना पड़ता है। इवन ना हम थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं कोल के। रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, दुनिया के 5वें सबसे बड़े रिजर्व हमारे पास ही हैं, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, पर तब भी हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है। ऐसा क्यों है सर कि हम इतना बड़े प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है? देखो एक तो हमारी डिमांड काफी ज्यादा है, एक वो भी चीज है, पर बाकी चीजें ना मैं एक्चुअली आपको कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। इसको ध्यान से समझना। एक होता है हमारे पास कोकिंग कोल, एक होता है नॉन कोकिंग कोल। अब सर फर्क क्या है? देखो कोकिंग कोल वो कोल होता है जिसके थ्रू आप ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इससे आप स्टील बनाया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कुकिंग कोल के रिगार्डिंग, काफी हाई क्वालिटी होता है, तो यहाँ पर स्टील को बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। नॉन कुकिंग कोल को आप क्यों यूज करते हो? आप एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज करते हो। आई बात समझ में? तो ये फर्क है, इसको इसीलिए ना नॉन कुकिंग कोल को आप थर्मल कोल भी बोलते हो, क्योंकि इसको पावर जनरेट करने के लिए आप यूज कर रहे हो, वेरएस कुकिंग कोल को आप स्टील मेकिंग के लिए यूज कर रहे हो। तो दोनों के बीच के मेजरली फर्क यहाँ देखने को मिलता है। तो जो सर इंडियन कोल है वो ज्यादातर क्या है? देखो ज्यादातर वो थर्मल कोल ही हमें देखने को मिलता है, नॉन कुकिंग कोल जिसको बोलते हैं। अब इन दोनों टाइप ऑफ कोल में ना कुछ फर्क होता है। जैसे अगर मैं बात करूं नॉन कुकिंग कोल की, तो इसका जो राख का कंटेंट है, ऐश कंटेंट, ये ज्यादा होता है, इट इज हायर। कुकिंग कोल का जो राख कंटेंट होता है, जो ऐश कंटेंट होता है, वो कम होता है। फर्क समझ आया? ठीक है, इसके साथ ही ना एक टर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। इसको ध्यान से समझना, सॉरी, इसको ध्यान से समझना कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना कैलोरीफिक वैल्यू की, ये बताता है कि एक पर्टिकुलर फ्यूल के अंदर कितनी हीट एनर्जी प्रेजेंट है।
गेटिंग इट? कि अगर मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार बात करते हैं ना एंथ्रासाइट कोल की, तो एंथ्रासाइट कोल सबसे बढ़िया कोल माना जाता है, ठीक है ना। एंथ्रासाइट कोल का अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाईएस्ट होती है। तो इस तरह से ना मतलब एक कोयले की हीटिंग एबिलिटी को अगर हमें चेक करना हो ना, तो वो कैलोरीफिक वैल्यू के थ्रू हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नॉन कुकिंग कोल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, वेरेज जो कुकिंग कोल होती है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू उसकी हाई मॉडरेट टू लो होती है। तो ये कुछ फ़र्क थे जो आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच में पता होने चाहिए। चलो सर, ये चीज़ तो समझ आ गई। अब ये भी समझ आ गया कि चीज़ों को हम इम्पोर्ट भी करते हैं, ठीक है ना, ये भी हम जान चुके हैं। तो इसी तरह से ना हमने एक नेशनल कोल इंडेक्स बनाया। सर इसका क्या पर्पस है? इससे थ्रू हम देखते हैं कि भैया जो कोयले के प्राइसेस है ना वो कैसे कम ज़्यादा हो रहे हैं, ये हमें फ़र्क चीज़ें देखनी होती हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है ना कि ये प्राइसेस चेंज कैसे हो रहे हैं, क्या इनका प्राइसेस है, वही सारी चीज़ देखने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट चैनल से जितना भी कोल आ रहा है उन सबको देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर इम्पोर्ट को भी देखा जाता है, क्योंकि अब देखना है ना कि प्राइस ऑफ कोल कैसे कैसे चेंज हुए हैं, तो वहां पर इम्पोर्टेड कोल को भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, कुकिंग कोल को भी हम देख रहे हैं, नॉन कुकिंग कोल को भी देख रहे हैं। 5 सब इंडेक्सेस हैं, 3 नॉन कुकिंग कोल के, 2 कुकिंग कोल के, उसके बेस के ऊपर हम देख रहे हैं कि कोल का प्राइसेस कैसे चेंज हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसका एक बेस ईयर हमने सेटअप कर दिया 2017-18, फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कोयले का दाम कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अभी क्या हुआ है, नेशनल कोल इंडेक्स ने बताया है कि 33.8% की एक डिक्लाइन देखने को मिला है मई 2023 के अंदर, ठीक है ना। ये नंबर्स उतने ध्यान रखने पर एक ध्यान रख लो कि डिक्लाइन जरूर हुआ है। सिग्निफिकेंस क्या है? एक तरह से हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है कोल प्राइस फ्लक्चुएशन के रिगार्डिंग, और अकॉर्डिंगली बताता रहता है कि कोल का प्राइस कैसे चेंज हुआ इन अ पर्टिकुलर मंथ ऑन द बेसिस ऑफ कि बेस ईयर क्या था। तो ये कुछ फर्क हमें पता होना चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आईएमएफ फोरकास्ट फॉर ग्लोबल ग्रोथ। इसका मतलब क्या है सर? अब देखो, जब हम बात करते हैं ना आईएमएफ की, तो आईएमएफ के बारे में आप सभी जानते होंगे। जब वर्ल्ड वॉर 2 हमारा चल रहा था, उस टाइम के ऊपर हमें देखने को मिला कि मैन हो गया, आपका मनी हो गया, मटेरियल हो गया, इनका बहुत ही मेजर लॉस देखने को मिला। बेसिकली दुनिया की इकोनॉमी काफ़ी खराब हो गई थी। ऐसे टाइम के ऊपर ना ब्रेटन वुड्स, बेसिकली न्यू हैम्पशायर के अंदर है, वहाँ पर यूएसए के अंदर यहाँ पर एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है कि कैसे हम अब अपनी इकोनॉमी को वापस से खड़ा करेंगे। तो वहाँ पर वर्ल्ड बैंक का जन्म होता है, एंड साथ ही साथ उसके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का जन्म होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आईएमएफ का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, बेसिकली दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे लाई जा सकती है। अभी आईएमएफ ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज करी है, इस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। उसके अंदर ना उन्होंने बात क्या करी है कि दुनिया की जो ग्रोथ होगी वो इस साल, मतलब जो इन्होंने पहले एक एस्टीमेट दिया था उस एस्टीमेट के हिसाब से इन्होंने उस ग्रोथ को बढ़ा दिया है। सेम चीज इंडिया के लिए इन्होंने प्रेडिक्ट करी थी पहले कि 5.9% इंडिया ग्रो करेगा इस साल के अंदर, अब इन्होंने इसको चेंज कर दिया 6.1% के लिए। और दुनिया के लिए पहले एक्सपेक्ट किया था 2.8%, अब इन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं, अब तो 3% से ये ग्रो करेगा। तो अच्छी बात है, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है, एनएसओ ने भी ऐसा बताया है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आज के टाइम के ऊपर आईएमएफ के अंदर आपको 190 कंट्रीज देखने को मिल जाएगी। ये 1944 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, मैंने जैसा बताया भी आपको, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और कॉपरेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पर जो होता है ना डिसीजन मेकिंग पावर, वो कंट्री का कितना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया है उस हिसाब से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए हो गया, उसकी बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पे, रीजन बीइंग कि उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हेडक्वार्टर इसके वाशिंगटन डीसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है इसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जितना अच्छा आपका स्टैटिक होगा ना कहीं उतना ही करंट अफेयर्स को समझना आसान हो जाता है। मैंने ना इनफैक्ट एक वीडियो भी बना रखी है, ये आप ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओनली एज सर्च करोगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाली वीडियो मैंने ही बनाई थी। 1,34,000 इसको लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, तो आप लोग भी जाके ना इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर डिटेल में और भी आईएमएफ हो गया, बाकी G7 G20 वो सारी चीज़ों की भी चर्चा यहाँ पे हो रखी है। आगे चलते हैं, जरा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हम समझ लेते हैं। देखो इसका ना मैकेनिज्म समझना कैसे ये वर्क करता है, बाकी चीज़ें तो आसान ही हैं। एक सिंपल चीज़ तो समझो, मान लो एक बैंक है मेरे पास, यहाँ पे कोई भी बैंक इमेजिन कर लो, ठीक है, और यहाँ पर है एक पर्सन। अब बैंक ने क्या किया, इसको लोन दिया, मान लो लोन लिया, 1 करोड़ का लोन दे दिया, ठीक है ना। अब पर्सन से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया ये पैसे वापस करेगा, मान लो 2 साल बाद 5 साल बाद, पर बंदे ने पैसे वापस ही नहीं करे, तो ये क्या बन गया, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, ठीक है। अब बैंक का आप समझो, अब बैंक के पास ना एक्सपर्टीज नहीं है, किस चीज़ की एक्सपर्टीज, कि भाई इस बंदे से पैसा रिकवर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बैंक के पास इसकी एक्सपर्टीज नहीं है, और ना ही बैंक अपना इतना ज़्यादा टाइम उसके ऊपर स्पेंड कर सकता है, ठीक है ना। तो बैंक पता क्या करेगा, बैंक आएगा बीच में, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आ जाएगी। अब बैंक क्या करेगा, ये जो 1 करोड़ का लोन है ना, ये इसको बेच देगा। बेच देगा मतलब
बेसिकली मान लो 1 करोड़ की चीज़ है, बैंक के लिए तो लॉस ही है 1 करोड़ रुपया, क्योंकि पैसा वापस ही नहीं आ रहा। तो बैंक पता क्या बोलेगा कि चल भाई तो एक काम करिए 60 लाख में मेरा लोन खरीद ले। अब पता क्या होगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की जिम्मेदारी बनेगी, क्या जिम्मेदारी बनेगी, कि वो इस बंदे से पैसा रिकवर कर ले। अब इससे हुआ पता क्या, बैंक को तो लॉस हो गया था 1 करोड़ को, उसको तो लग रहा था कि मुझे पैसा वापस ही नहीं आएगा। तो और बैंक उस वजह से अपना बाकी चीजें भी मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो बैंक बोला कि चलो यार 60 लाख ही मिल रहा है, कोई नहीं तू 60 लाख ही दे, मैं 60 लाख से काम चला लूंगा। मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ऐसा बोल रहा है कि तू 60 लाख दे, मैं 60 लाख से काम चला लूंगा। और बैंक इस पिक्चर से बाहर हो गया। अब इन दोनों के बीच में मसला चलेगा, इस पर्सन के बीच में और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच में। ये और भी माध्यम के थ्रू इसको और भी चीजें ट्राई कर सकता है, बट बेसिकली ना अब जिम्मेदारी बैंक की रही नहीं। अब जिम्मेदारी किसकी रही, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की। तो इस तरह से ये चीज करी जाती है। फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन के पास प्रॉपर मैकेनिज्म है, कैसे रिकवरी करनी है या बाकी चीजें कैसे करनी है, वो सारी चीजें। गेटिंग इट? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इससे फायदा बैंक को भी हो रहा है, क्योंकि उसका जो ऑलरेडी वो लॉस मान के चल चुका था, उसका थोड़ा बहुत पैसा उसको मिल जाएगा। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन के पास प्रॉपर मैकेनिज्म है, प्रॉपर एक्सपर्टीज है उस चीज को रिकवर करने की या बाकी और मैकेनिज्म्स ढूंढने की। तो दिस इज हाउ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्क्स। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे सर ये तो बैड बैंक की बात कर रहे हो ना आप, तो बैड बैंक भी तो यही होता है। आंसर इज यस। देखो बैड बैंक भी ना एक तरह की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ही है। होता क्या था ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज काफी लंबे टाइम से हमारे कंट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। पर वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कैसी होती थी, वो होती थी प्राइवेट कंपनीज, ठीक है ना। वेयर एज जब हम बात कर रहे हैं बैड बैंक की, यहाँ पर ये पब्लिक सेक्टर का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ फर्क था इनके बीच में, पता होना चाहिए हमें, ठीक है। यही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब होता है, एक तरह का एनपीएस को कैसे डील करना है, ठीक है ना। डिस्ट्रेस्ड एसेट्स वो एक तरह का एनपीए ही है, ठीक है, उसको कैसे इसको मैनेज करें। और इसके लीगल बैकिंग कहाँ से आती है, आपका जो सारफेसी एक्ट होता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, उसके अंतर्गत ये इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है ना। अब लोन्स राइट ऑफ होते हैं, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कहीं कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि कैसे इनको रिकवर किया जाए, ठीक है ना, जो चीज़ें हैं। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पर ना थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स दे रखी हैं। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो उसके अंदर मैंने बताई हुई हैं चीज़ें, ठीक है ना। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना, पर एक इसके लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए उनका नेट ओन फंड होना चाहिए 2 करोड़ का मिनिमम। और आरबीआई ने साथ ही साथ इसको बढ़ा दिया था, ठीक है। मिनिमम अमाउंट फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो था 100 करोड़ का, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनके लिए कितनी मेंटेन करनी जरूरी है, 15%। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं इसलिए बता रहा क्योंकि मुझे पता है आपने ये चीज़ें स्टैटिक में पढ़ रखी हैं। तो होता क्या ना, जितना स्टैटिक अच्छा हो उतना ही आपका करंट अच्छा होता रहेगा। कम प्राइस के ऊपर इसको खरीद लेते हैं, लिक्विडिटी मिल जाती है, और कहीं ना कहीं बैंक की बैलेंस शीट भी ठीक हो जाती है। क्योंकि आप नोटिस करो, अदरवाइज तो शो होता रहेगा कि यार 1 करोड़ आना है आना है आना है, पर वो आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो एनपीएस वगैरह को ये ऑफलोड इसके माध्यम से कर सकते हैं। ये एनएआरसीएल की जो बात कर रहा था, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो 2021 के बजट के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो इसको फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, ताकि एनपीए की प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाए। तो अकॉर्डिंगली इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक है, और बाकी कुछ जो स्टेक है वो प्राइवेट बैंक्स का भी है। एसेट जो एक्ट था वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज इंडिया एआई एंड मेटा इंडिया एमओयू। इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। देखो मेटा के बारे में तो सब जानते हैं, बेसिकली फेसबुक की हम बात कर रहे हैं, उसी की ही मतलब ना नई मतलब उसी की कंपनी है, ठीक है। बेसिकली फेसबुक इसके अंडर ही वर्क करती है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, थ्रेड्स हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड जो चीज़ें हैं वो मेटा ही इनको ओन करता है। अब हमें देखना है कि चलो सर मेटा इंडिया तो समझ आ गया, ये इंडिया एआई क्या है। देखो इंडिया एआई ना यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर है। आपने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के बारे में सुना होगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इनका साथ ही साथ जो नेस्कॉम है। अब नेस्कॉम क्या है सर, देखो नेस्कॉम की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ये एक तरह की एनजीओ है। ये क्या काम करती है ये एनजीओ, ये बेसिकली जो हमारे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है ना, उसको हम कैसे प्रमोट कर पाएँ, कैसे एक प्रॉपर उसके लिए पॉलिसीज़ बन पाएँ, कैसे एक प्रॉपर बिज़नेस एनवायरनमेंट उसके रिगार्डिंग हो, ठीक है ना? ये सारे काम नेस्कॉम देखता है। ध्यान रखना इस टेक्नोलॉजी एंड सर्विस कंपनीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, उनके रिगार्डिंग अलग-अलग रिसर्च हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, वो देखता है और आपस में कोलैबोरेट करते हैं। तो इन सभी का ये जॉइंट वेंचर है इंडिया एआई। एआई का मतलब तो जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर ना फेसबुक कह लो, मेटा कह लो, और इंडिया एआई का एक एमओयू हुआ है। उसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इंडिया के अंदर जो एआई इकोसिस्टम है हम उसको बेहतर कर पाएँ, तो उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन हुआ है। यहाँ पर फोकस किस चीज़ के ऊपर है कि कैसे भैया एआई को हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, क्या-क्या नई-नई चीज़ें आ रही हैं,
जो मेटा के अलग अलग ओपन सोर्स एआई मॉडल्स हैं ना, उनको यहाँ पे शेयर किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल LLAMA। सर ये क्या है LLAMA? दिस स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई। ठीक है ना, लैंग्वेज के रिगार्डिंग है। उसी तरह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड, मैसिवली मल्टीलिंगुअल स्पीच हो गया। ये इंडियन एआई इकोसिस्टम के यूज़ के लिए यहाँ पे इनको यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना, आपस में कोऑपरेट करेंगे ये इंडिया एआई और मेटा इंडिया। साथ ही साथ ऐसी कोशिश करी जाएगी कि हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना पाएँ, ताकि डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप जो एआई हो गया या और जो टेक्नोलॉजीज के अंदर काम कर रहे हैं, उनके अंदर कैसे इनोवेशन लेकर आई जा पाए, ये सारी बातें। साथ ही साथ डेटा सेट्स बनेंगे अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। आप जानते हो इंडियन लैंग्वेज तो बहुत वास्ट है, तो उसके रिगार्डिंग एआई को कैसे यूज़ करना है। ठीक है ना, कंप्यूटर रिसोर्सेज हो गया, नॉलेज शेयरिंग कैसे होनी चाहिए, ये सारे अलग अलग मुद्दे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे इस एमओयू के माध्यम से। बाकी फोकस यही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो ना चैट जीपीटी के बारे में। ठीक है ना, अगर आप यूज़ कर सकते हो इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल बन गया है आज के टाइम के ऊपर। तो वो भी एक जनरेटिव एआई ही है। यहाँ पर क्या होता है, आप कुछ इन्फॉर्मेशन पूछते हो उससे, और सामने वाला जो है बेसिकली चैट जीपीटी जो है, वो आपको इमेजेस हो गया, टेक्स्ट हो गया, वीडियो इस तरह से दिखाता है जैसे वो ह्यूमन लाइक ही हो। इसी को ही ना आप जनरेटिव एआई का एक टाइप मान सकते हो। तो इससे हमें ना इस पर्टिकुलर एमओयू के माध्यम से ये सारी अलग अलग चीज़ें होंगी कि इंडिया का टैलेंट डेवलपमेंट होगा, इंडिया की लीडरशिप आगे आएगी। ठीक है ना, इनोवेशन बढ़ेगा, ये सारी बातें इसके अंतर्गत होंगी। ठीक है, एक छोटा सा आखिरी टॉपिक है, दैट इज देसी इनिशिएटिव। अब आप लोग सोचेंगे सर देसी क्या क्या होता है? देखो देसी की फुल फॉर्म है डिजिटलाइजेशन, एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देख रहे हो फिनलैंड कंट्री। ठीक है, बहुत ही अच्छी कंट्री है। ठीक है, तो फिनलैंड हेल्प करेगा इंडिया को डेवलप करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स अंडर इट्स देसी इनिशिएटिव। इसको बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, बस ध्यान रखना है कल को यूपीएससी पूछ ले कि देसी इनिशिएटिव किस चीज़ से रिलेटेड है, तो हाँ जी भैया क्वांटम कंप्यूटर्स बिल्ड करने के रिलेटेड है, जो कि फिनलैंड की मदद के साथ हम कर रहे हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताना। कल मैंने क्वेश्चन पूछे थे, नीपा वायरस क्या एक जूनोटिक वायरस है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है, बिल्कुल सही बात है। T+1 ट्रेड सेटलमेंट बेसिकली 24 घंटे के अंदर, बिल्कुल ठीक बात है, 1 वर्किंग डे ना। व्हाइट लेबल एटीएम क्या शेड्यूल बैंक सेटअप करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको पिक्चर्स के माध्यम से समझाए थे। जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज है ना, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसी तरह से एक दो क्वेश्चन मैंने और पूछे थे। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग बिल्कुल सबने सही आंसर दिया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बेसिकली अगर मैं थोड़ा आपको फिर से बताऊं ना, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ हमें लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करने को मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं कर रखा। तो सर जिक्र कहाँ हुआ है? आपका रूल 198 ऑफ लोकसभा, वहां पर एक प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। और ध्यान रखना, अगर इस मोशन को एडमिट करना है तो कम से कम 50 मेंबर्स की यहाँ पे सपोर्ट होनी ही होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसी तरह से एटीएम्स को कौन लिंक करता है, ये भी कल मैंने पूछा था आपका, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका एनपीसीआई। ध्यान रखना आरबीआई नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का लेक्चर सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।